हेलो फ्रेंड्स, मैं भाई संगम मिश्रा यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी में किस तरीके से पैटर्न में बदलाव हुआ है और पेपर का पैटर्न कैसा होगा इस बार। और साथ ही साथ बात करने वाले हैं कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं, लड़कों के कमेंट आए हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होगा या नहीं होगा नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि एनटीपीसी में पूरी तरह से नॉर्मलाइजेशन के ऊपर ही विरोध हुआ था और चीज़ों को चेंज किया गया था, बाद में नॉर्मलाइजेशन को हटा दिया गया था कुल मिला के पूरी तरह से। तो आरआरबी ग्रुप डी में किस तरीके से एग्ज़ाम होगा कि नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट कम से कम हो, और सारी चीज़ों पर बात करेंगे। और आप लोगों को जैसे पता होगा कि मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट में, और मैं एनटीपीसी एग्ज़ाम से ही सोशल मीडिया पे यानी कि यूट्यूब पे लोगों को चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। तो एनटीपीसी के छात्र भी हैं और आरआरबी ग्रुप डी के भी छात्र मेरे चैनल पर हैं। और जो भी लोग नए हैं इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो में पूरा बने रहिए, तो काफ़ी चीज़ें आपको डाउट क्लियर होंगी इस वीडियो में। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ अपने माइंड में क्लैरिटी लाना भी ज़रूरी है कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके पैटर्न कैसा रहेगा और स्ट्रैटेजी किस तरीके से आप बनाओ, ताकि आपको सफलता का पूरा पूरा चांस रहे कि आप सफल हो जाओ। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम नहीं लेते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आरआरबी ग्रुप डी में पैटर्न में जो चेंज आया है वो किस तरह का चेंज है कुल मिला के। ठीक है, तो देखो पैटर्न में बदलाव, बहुत सारे लोग मेरे से कमेंट करके पूछ रहे थे पैटर्न में क्या बदलाव है। देखो पैटर्न में बदलाव जो है ना, पैटर्न में जो बदलाव है आपका वो माइनर बदलाव है, कोई मेजर बदलाव नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आपके जो, जैसे कि आपको पता है कि कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन आने वाले हैं। आप रीजनिंग और मैथ और जनरल साइंस अवेयरनेस, ये चार चीज़ें हैं। ठीक है, इनमें आपको क्या करना है कि जो रीजनिंग का पोर्शन है और जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है, इनमें आपको बदलाव होता हुआ दिखेगा। इस बात की मुझे उम्मीद है पूरी पूरी, क्योंकि ये पूरी मैं एनालिसिस के बाद कह रहा हूँ कि रेलवे ने अपना पैटर्न एक तरह से बदल चुका है, चाहे टीसीएस कराए चाहे कोई और एजेंसी कराए। अब पहले जैसा पैटर्न नहीं हो रहा। आप अभी आरआरबी ग्रुप डी के छात्र जितने भी हैं सारे पुराने पेपर्स को लगा रहे हैं, लगाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने जो स्टडी करिए उसमें स्मार्ट स्टडी करिए। आप एनटीपीसी के छात्रों का पेपर देखे होंगे कि किस तरीके से 2017 का एनटीपीसी का पेपर आया था और किस तरीके से 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें पेपर आया था, तो ज़मीन आसमान का अंतर था। तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी अब बदलनी पड़ेगी। आपको जीए सेक्शन में, यानी कि जीए सेक्शन यानी करंट अफेयर वाले सेक्शन में, और साथ ही साथ आपके रीजनिंग वाले सेक्शन में, अब रीजनिंग थोड़ी सी हट के आएगी। रीजनिंग हट के मतलब, कहने का मतलब क्या, रीजनिंग का पैटर्न वैसा ही होगा कुछ थोड़ा बहुत जो एनटीपीसी का था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% एनटीपीसी का पैटर्न होगा जो रीजनिंग का ग्रुप डी के लिए, लेकिन उसमें से कुछ मिलता जुलता पैटर्न होगा, तो वहाँ से आप क्वेश्चन बनाते चलिए। और साथ ही साथ जब मैं बात करता हूँ जीए की यानी कि जनरल अवेयरनेस की, तो आपको करंट अफेयर को काफ़ी डीप में पढ़ने की ज़रूरत है। मैं मान रहा हूँ कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम, लेकिन एग्ज़ाम सब बराबर होते हैं, पोस्ट सब बराबर होती हैं। कोई पोस्ट छोटा, कोई पोस्ट बड़ा नहीं, कोई एग्ज़ाम बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं एग्ज़ाम। अच्छे चलो के लोअर पीसेस निकल जाते हैं और लेखपाल का एग्ज़ाम नहीं निकलता, मेरे जानने में भी बहुत लोग हैं। ठीक है, तो जीए सेक्शन को आप थोड़ा सा डीप में आपको पढ़ने की ज़रूरत है एनटीपीसी के पैटर्न को देखते हुए। अब वन लाइनर के चक्कर में स्टैटिक जीके से भी आप थोड़ी सी दूरी बना ले तो मेरे हिसाब से सही रहेगा। कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि स्टैटिक जीके से भी दूरी बना ले, क्योंकि इसमें इस पेपर में एनटीपीसी में दिखा दिया कि स्टैटिक जीके भी बहुत ज़्यादा रोल अदा करने वाला नहीं है। अब वो ज़माने लद गए जब स्पीडी से क्वेश्चन पढ़ के लोग रेलवे के एग्ज़ाम निकाल लेते थे। अभी क्या है, अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करने की ज़रूरत है। और मेरा सारे आरआरबी ग्रुप डी के बच्चों से निवेदन है कि जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से कीजिए, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है, ये इस मुद्दे पर हम बात कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि आरआरबी ग्रुप डी नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। ये बिगेस्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग क्वेरी कर रहे थे कि किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो पहली बात ये है कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे एनटीपीसी एग्ज़ाम से। थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है, क्योंकि देखो एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो एग्ज़ाम एनटीपीसी का हुआ था, पहले चरण में तो यानी कि सीबीटी 1 में तो नॉर्मलाइजेशन हुआ था, लेकिन सीबीटी 2 में नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे बहुत कम थे।
आरआरबी ग्रुप डी की सबसे बड़ी ये दिक्कत है, ग्रुप डी वाली एग्ज़ाम की सबसे बड़ी ये दिक्कत है कि बहुत सारे लड़के एग्ज़ाम देंगे, यानी कि लाखों करोड़ों में लड़के एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। और आप सिंगल सिटिंग में पेपर नहीं ले सकते हो, देयर आर टू मेनी शिफ्ट्स, ठीक है। आपको बहुत सारे शिफ्ट में एग्ज़ाम देना पड़ेगा और ये काफ़ी दिनों तक 45 से 50 दिन तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे, तो चांस कम बनता है कि आपके नॉर्मलाइजेशन नहीं होने के। और रही बात नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, तो ये नॉर्मलाइजेशन इस तरीके से करेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा हानि ना हो, ये परसेंटाइल मेथड का यूज करेंगे नॉर्मलाइजेशन करने के लिए। और इस मेथड में बहुत कम नुकसान होता है, पढ़ने वाले बच्चों या फिर जो भी एवरेज बच्चे हैं उनको बड़ा कम से कम नुकसान होता है। हालांकि नॉर्मलाइजेशन से बहुत तो परेशान है, लेकिन फिर भी आरआरबी ग्रुप डी का जो टियर 1 होने वाला है, यानी कि जो मेन जो सीबीटी 1 होने वाला है, उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन परसेंटाइल मेथड का यूज करके उसको ज़्यादा यूजफुल करने का प्रयास करेगा आरआरबी। और पेपर को भी इस तरीके से सेट करेगा कि डिफ़िकल्टी लेवल जो है, जो दो पेपर बन रहे हैं इनकी डिफ़िकल्टी लेवल लगभग समान हो, थोड़ा बहुत अंतर पॉसिबल है, तो जो वो अंतर पॉसिबल है वो परसेंटाइल मेथड से हो जाएगा। तीसरी बात ये है कि एग्जामिनेशन आपके टाइम पे होंगे, इस एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है। तो 17 अगस्त का प्रस्तावित है, तो उस पर ही आप लोग उसी एग्ज़ाम को लेकर तैयारी करने, उसी डेट को लेकर तैयारी करने की प्रयास करें। पूरा आपका कर्म है तैयारी करना, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। जो भी नए वीडियो पे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।